नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सबका प्रबंध की इस क्लास में। आज प्रबंध की क्लास की जो संख्या है वो है 18। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो 17 क्लासें हैं वो अपलोड कर दी गई हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। उनमें लगभग अभी तक में अगर अपन क्वेश्चनों को देखेंगे तो जो क्वेश्चन है वो 1300 से ऊपर निकल चुके हैं। उनको आप लोग देख लीजिएगा, बार बार देखेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे और सीधे सीधे प्रश्न इसी से पटवारी में आएंगे। और आगामी समय में यदि प्रबंध जुड़ता है तो उसके लिए भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, क्योंकि प्रबंध को एक तरीके से देखा जाए तो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में रख दिया गया है। हर क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता है ना, प्रबंध का सीधा सा मतलब मैनेजमेंट से होता है, तो इसकी आवश्यकता तो हर एक क्षेत्र में पड़ रही है। तो अगर अपन देखें तो आगे ये जो प्रबंध है इसको हर किसी में शामिल कर दिया जाएगा, तो इस पर अच्छी पकड़ आप लोग शुरुआत से ही बना लें। चलिए तो अपन चालू करते हैं, हर बार की तरह समय को ना गवाते हुए। एक विशेष बात और, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। प्रबंधकीय ग्रीड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्लैक तथा मोटेन ने। प्रबंधकीय ग्रीड सिद्धांत का जो है प्रतिपादन, एक मिनट दोस्तों, पेन को मैं ले आऊं, बिना पेन के तो सब गड़बड़ है ना। चलिए, प्रबंधकीय ग्रीड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रबंधकीय ग्रीड सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? ब्लैक तथा मोटेन ने। ब्लैक तथा मोटेन ने। पहली बात हो गई। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली क्या है? मैंने कहा था शैली से संबंधित कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में थे, इसमें आएंगे, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। इसमें शैली के भी क्वेश्चन हैं, जो कंपनियां नई नई स्थापित होती हैं या जो कंपनियां चल रही हैं उनसे संबंधित धाराएं भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। नेताओं से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, नेता मतलब, नेता का मतलब जो नेतृत्व करता है, आप किसी विशेष पार्टी से ना ले जाएं। ठीक है, लोकप्रिय शैली क्या है? जनतंत्रीय। नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता केवल मध्यस्थ तथा समन्वयक के रूप में कार्य करता है? स्वतंत्र शैली या निर्बाध शैली? कौन सी शैली? स्वतंत्र शैली या निर्बाध शैली? ठीक है। शैली शब्द मूलतः क्या प्रदर्शित करता है? नेताजी के व्यवहार को। नेताजी के व्यवहार को, मैंने यहां जी लगा दिया सम्मान के साथ। शैली शब्द मूलतः क्या प्रदर्शित करता है? नेताजी के व्यवहार को। किसी नेता के अनुयायियों में परिपक्वता के स्तर में वृद्धि के साथ नेता को अपने व्यवहार में उसी के अनुरूप परिवर्तन कर लेना चाहिए। फॉरमैन की यह विचारधारा विख्यात है जीवन चक्र दृष्टिकोण के नाम से। यही विचारधारा को क्या बोलते हैं? जीवन चक्र दृष्टिकोण। किसकी विचारधारा है? फॉरमैन की विचारधारा है। क्या विचारधारा है? कि किसी नेता के अनुयायियों में परिपक्वता के स्तर में वृद्धि के साथ नेता को अपने व्यवहार में उसी के अनुरूप परिवर्तन कर लेना चाहिए। ये नॉर्मल सी भी बात है, जब हम देखते हैं कि भैया अब विचार सामने वाले के बदल रहे हैं तो बदलना जरूरी है। आप नहीं बदलोगे, अनुयायी हट जाएंगे, आपका संगठन भी कमजोर पड़ने लगेगा, है ना। उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? लंबवत संचार। ये याद रखना, बिल्कुल इससे प्रश्न आते हैं। लंबवत संचार, क्षैतिज संचार, ये सब क्या है ना। अभी जब अपन थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो ये डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। वन लाइन में एकदम दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना कि लंबवत संचार है तो है भैया, इसके अलावा कोई आंसर नहीं इसका। उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच होने वाला जो संचार है वो क्या कहलाएगा? लंबवत संचार। विभिन्न पदानुक्रम स्तरों के प्रबंधक के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? ये कहलाता है विकर्णीय संचार। विभिन्न पदानुक्रम स्तर के प्रबंधकों के बीच, ठीक है, जो प्रबंधक होते हैं उनके बीच जो संचार होता है वो क्या कहलाता है? विकर्णीय संचार। ठीक है। प्रभावी संचार के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन से चित्र होंगे वो? देखिए, रूपरेखा, प्रगति लेखा, प्रतिरूप एवं दृश्य सामग्री। क्या क्या होंगे? रूपरेखा, प्रगति लेखा, प्रतिरूप एवं दृश्य सामग्री में। इस संसार में संदेशों, भ्रम एवं आशंकाओं आदि का निवारण उसी समय हो जाता है। किसमें? मौखिक संचार में। किसमें हो जाता है? तो मौखिक संचार में। ठीक। प्रबंधन सूचना प्रणाली वह प्रणाली है जो प्रबंध को सहायता करती है निर्णय, क्रियान्वयन और नियंत्रण में। किसमें करती है? निर्णय, क्रियान्वयन और नियंत्रण में।
प्रबंध सूचना प्रणाली वह प्रणाली है जो प्रबंध में सहायता करेगी। किस किस में सहायता करेगी भैया? निर्णय में, उसके क्रियान्वयन में और उसके नियंत्रण में। संचार को प्रबंध की सबसे पहली समस्या बताकर इसके महत्व को किसने उजागर किया था? संचार को प्रबंध की सबसे पहली समस्या, जो संचार होता है उसकी जो पहली समस्या है, उस मतलब उसको समस्या बताकर, संचार को समस्या बताकर उसके महत्व को उजागर किया है जॉर्ज टेरी ने। किसने? जॉर्ज टेरी ने। संचार कार्य जटिल होने का मुख्य कारण क्या है? तकनीकी जटिलताएं, संगठन का बड़ा आकार। बिल्कुल, संचार कार्य जब जटिल हो जाते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या होगा? एक तो तकनीकी जटिलताएं आ जाएंगी। जटिल मतलब तो आप जानते ही हैं, जटिल यानी थोड़ा मतलब कि एक तरीके का सरल का जो उल्टा होता है। जटिल माने सरल, सरल हो गया तो एक सीधी रेखा हो गई, जटिल मतलब आड़ा तिरछा हो गया, गोल गोल हो गया। समझ गए? तो तकनीकी जटिलताएं, संगठन का बड़ा आकार, ये संचार कार्य में जटिल होने के मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, तकनीकी जटिलताएं, संगठन का बड़ा आकार। संचार अर्थों का विनियम है, यह कथन किसका है? एलन का। किसका है? एलन का। संचार के बारे में किसने कहा है कि यह अर्थ सेतु है? मेयर ने। किसने कहा है? मेयर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। इसको तो ये समझ लो कि आपको करना ही है। ये एक एक लाइन के हैं, दिमाग में एकदम आने, मतलब कि बिल्कुल रट जाने चाहिए। अगर आप लोगों को 25 में से जो 23 से लेके 22 क्वेश्चन हल करने हैं तो ये बिल्कुल एकदम रट जाने चाहिए आपको। इनको अगर आप गलत कर दोगे तो ये बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको याद कर लेंगे, है ना, उनके गलत नहीं होंगे। आपने दबाव में गलत किया तो आप बाहर हो जाओगे। जे आर हिंड्रिच के अनुसार किस कार्य के निष्पादन में व्यतीत किए जाने वाले समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग संप्रेषण में व्यतीत होता है? तो 70%। कितने प्रतिशत भाग व्यतीत होता है? 70%। डब्ल्यू एच वाइट के अनुसार संचार का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? भ्रम। डब्ल्यू एच वाइट के अनुसार संसार का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो क्या है? भ्रम। संचार प्रक्रिया का सरलतम रूप क्या है? प्रेषक संदेश प्राप्त करता है। संचार प्रक्रिया का जो सरलतम रूप है वो क्या है? कि जो प्रेषक संदेश प्राप्त करता है, यही यही तो होता है संचार प्रक्रिया में, है ना। संचार प्रक्रिया प्रभावी मानी जाएगी जब प्राप्तकर्ता ने उसी अर्थ में समझ लिया हो। बिल्कुल, संचार प्रक्रिया कब प्रभावी मानी जाएगी? जो प्राप्त करता है उसको जिस अर्थ में हमने संदेश भेजा है भैया वो उसी अर्थ में समझ ले, तो उसके लिए हम प्रभावी मानेंगे भैया। संचार हमारा प्रभाव मतलब संचार हमारा सफल हो गया। ठीक है। प्राप्तकर्ता प्रेषक कब बन जाता है? प्रतिपुष्टि के बाद। प्राप्तकर्ता प्रेषक कब बन जाता है? तो प्रतिपुष्टि के बाद। अंगूरी लता संचार किसे कहते हैं? अभी पिछली वाले में आया था, एक या एक ही क्वेश्चन आया था, अब यहां पर इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अंगूरी लता संचार किसे कहते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक वाहिकाओं के द्वारा जो संचार होगा उसी को अंगूरी लता संचार कहते हैं। अंगूरी लता, अंगूर की लता आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अंगूर की जो लता होती है ना उसी से संबंधित है। मतलब उसको देख के औपचारिक और अनौपचारिक वाहिकाओं के द्वारा संचार को उनकी संज्ञा दे दी गई है और एक नाम रख दिया गया है अंगूरी लता संचार। प्रबंध को कर्मचारियों की मानव व्यक्तियों, प्रतिक्रियाओं, विचारों, भावनाओं एवं मनोबल की दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है ऊपरीगामी संचार वाहिकाओं से। ऊपरीगामी संचार वाहिकाओं से प्रबंध के जो कर्मचारियों की जो मनोव्यक्तियों, प्रतिक्रियाओं, विचारों, भावनाओं एवं मनोबल की दशाओं की जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिलेगी? ऊपरीगामी संचार वाहिकाओं से। अनौपचारिक समूह में सूचना प्रभाव चलता है, ये कैसे चलेगा? अनौपचारिक समूह में सूचना का प्रभाव भैया ये दाएं से बाएं भी चलेगा, ऊपर से नीचे भी चलेगा, आड़े से तिरछे भी चलेगा। फिर से सुनिए, अनौपचारिक समूह में जो सूचना का प्रभाव चलता है वह दाएं से बाएं चलेगा, नीचे से ऊपर चलेगा, आड़े से तिरछे चलेगा। क्लियर? जब संगठन को अनिश्चित वातावरण का सामना करना पड़े या बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ता है तब कौन सा संचार महत्वपूर्ण होता है? तो वही अंगूरी लता, मैंने कहा था अंगूरी लता संचार। ठीक है, चलिए। अनौपचारिक संचार की क्या विशेषताएं हैं? स्वाभाविक और अपूर्व कथनीय। अनौपचारिक संचार की क्या विशेषताएं हैं? तो स्वाभाविक और अपूर्व कथनीय हैं। ठीक है। प्रभावी संगठनात्मक निष्पादन के लिए अधोगामी संचार के साथ साथ आवश्यक है ऊपरी ग्राम संचार। क्या क्या आवश्यक है? ऊपरी ग्राम संचार। अंगूरी लता संचार के कई कारणों में प्रमुख है। उत्तेजना एवं असुरक्षा की भावना,
मित्रों एवं सहयोगियों की बातचीत और ताजी सूचनाएं। अंगुली लता संचार के कई कारणों में प्रमुख है। क्यों है? एक तो उत्तेजना एवं असुरक्षा की भावना, ठीक है। मित्रों एवं सहयोगियों की बातचीत और ताजी सूचनाएं, इनको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। व्यवसाय के आचरण एवं व्यवहार की एक संपूर्ण आचार संहिता होती है, नीति शास्त्र। बिल्कुल, अब नीति शास्त्र से संबंधित प्रश्न आएंगे। क्या है? व्यवसाय के आचरण और व्यवहार की एक संपूर्ण आचार संहिता होती है नीति शास्त्र, ठीक है। अब ये नीति शास्त्र भी अगर देखा जाए तो प्रबंधन का एक तरीके से हिस्सा ही है। ये नीति शास्त्र या नैतिकता उसका एक हिस्सा है, बिना इसके काम अच्छे से नहीं हो पाता। अब इसको समझते चलेंगे जहां जहां प्रश्न आएंगे। व्यवसायिक निर्णयन में सही तथा गलत व्यवहार नीति शास्त्र कहलाता है। यह कथन किसका है? रोजिन बू सोल्ज का। किसका है? रोजिन बू सोल्ज का। व्यवहारिक निर्णयन में सही तथा गलत व्यवहार नीति शास्त्र कहलाता है। यह कथन किसका है? रोजिन बू सोल्ज का। व्यवसाय की दीर्घकालीन सफलता का संबंध किससे है? नीति शास्त्र के अनुपालन से। किससे संबंधित है? नीति शास्त्र के अनुपालन से। बिजनेस एथिक्स 1970 पुस्तक के लेखक कौन है? टॉमस एम ग्रीट। बिजनेस एथिक्स 1970 1970 पुस्तक के जो लेखक हैं, क्या नाम है उनका? टॉमस एम गैरेट। ऐसा है ये नाम, गैरेट, गैरेट, ठीक है। महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद कर लीजिएगा। इसके पहले ये पुस्तक अभी नहीं आई है, पुस्तकें दूसरी आई हैं। इस वाली पुस्तक के बारे में पहली बार चर्चा यहाँ पर की गई है। नीति शास्त्र में अधिकतम खुशहाली के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बेथम। ये दो बार है, याद रखिएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कंफ्यूज मत होइएगा। बेथम या बेथम ये हैं। ये किसके प्रतिपादक हैं? नीति शास्त्र में अधिकतम खुशहाली के। अधिकतम खुशहाली के। मनुष्य में अनेक उच्च कोटि के गुण होते हैं, इसलिए वह मानसिक प्रसन्नता से ज्यादा खुश होता है, ना कि भौतिक प्रसन्नता से। यह मत किसका है? यह मत मिल का है। अब आप नीति से संबंधित देखेंगे, एथिक्स से संबंधित देखेंगे तो कहीं ना कहीं खुशहाली मन को सामने रखा जाएगा, है ना। संतुष्टि को सामने रखा जाएगा। सामने का मेरा मतलब केंद्र में रखा जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न है। संतुष्टि होगी, मन का शांत हो जाना होगा, इनसे संबंधित होगा, ठीक है। व्यवसायिक नीति शास्त्र का दर्शन सर्वव्यापी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध किससे है? सत्य से, सदाचरण से, उच्च चरित्र से। देखिए आने लगा ना, मैं जो कह रहा था। व्यवसायिक नीति शास्त्र का दर्शन सर्वव्यापी है, क्योंकि इसका संबंध सीधा किस किस से है? सत्य से है, सदाचरण से है और उच्च चरित्र से है। सदाचरण से है और उच्च चरित्र से है। एक अच्छा कार्य वह होता है जिससे सामूहिक वृद्धि हो और समाज उसको स्वीकार भी करे। एक अच्छा कार्य वह होता है जिससे सामूहिक वृद्धि हो और समाज उसको स्वीकार भी करे। व्यवसायिक नीति शास्त्र व्यवसायी के कार्य व्यवहारों, कार्यशैली एवं उसके जीवन पद्धति में लाता है। क्या लाता है? तो सुधार लाता है। क्या लाएगा? सुधार। कौन? व्यवसायिक नीति शास्त्र व्यवसायी के कार्य व्यवहारों, कार्यशैली एवं उसकी जीवन पद्धति में क्या लाएगा? सुधार। जिन व्यवसायिक संस्थानों में नैतिक मानकों एवं सिद्धांतों का पालन किया जाता है, समझिएगा, जिन व्यवसायिक संस्थानों में नैतिक मानकों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है, उनकी साख में वृद्धि होती है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, ठीक है। किसमें होती है? कार्य कुशलता में वृद्धि। भाई जिन व्यवसाय में नैतिक मानकों और सिद्धांतों का पालन किया जाएगा तो नेचुरल सी बात है, उनकी साख में भी वृद्धि होगी और कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। नैतिक नियमों के निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्धांत है संतुष्टि का सिद्धांत, मैंने कहा था अभी आपको, सद्भावना और शुभकामनाओं का सिद्धांत। संतुष्टि का सिद्धांत, सद्भावना एवं शुभकामनाओं का सिद्धांत। लाभ प्राप्ति के अलावा व्यवसाय के अन्य उद्देश्य भी आवश्यक हैं, जिनमें प्रमुख हैं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजगता। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजगता। अलीगढ़ में पहली बार मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों की बात कही, कब कही थी? 1924-25 में। अलीगढ़ में पहली बार मानवीय संबंधों एवं व्यवहार की बात की गई थी, कब कही गई थी? 1924 और 25 में। मानवीय संबंधों की सुरक्षा में बढ़ी तो साथ ही असुरक्षा ने भी पीछा नहीं छोड़ा। देखिए, सुरक्षा यदि बढ़ी तो साथ ही असुरक्षा ने भी पीछा नहीं छोड़ा।
परिणाम था श्रम कल्याण आवश्यक हो गया। यह कथन किसका है? टॉमस गैरेट का। किसका है? टॉमस गैरेट का। अभी अपन ने इनकी एक बुक के बारे में भी देखा था। ठीक है, कथन को याद कर लीजिएगा अच्छे से। व्यवसाय का कोई पृथक नीति शास्त्र नहीं है और ना ही इसकी कोई आवश्यकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पीटर ड्रकर का। किसका कथन है? पीटर ड्रकर का। श्रेष्ठ नीति शास्त्र श्रेष्ठ व्यवसाय है, यह किस बात पर बल देता है? और कथन किसका है? ब्रेनर का नीति शास्त्र पर। ब्रेनर का नीति शास्त्र पर। जिन नियमों की स्वीकृति समाज में आचरण एवं परंपराओं से होती है उसे क्या कहा जाता है? नैतिकता। क्या कहा जाता है? नैतिकता। जिन नियमों की स्वीकृति समाज में आचरण एवं परंपराओं से होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नैतिकता। व्यवसायिक नैतिकता का दर्शन क्या होता है? क्या होता है? परिवर्तनीय नहीं होता। याद रखिएगा, व्यवसायिक जो नैतिकता का दर्शन है वो परिवर्तनीय नहीं होता। मतलब उसकी एक विशेषता है ये कि वह परिवर्तनीय नहीं होता। परिवर्तनीय नहीं होता। किसके अभाव में नियंत्रण संभव नहीं हो पाता? तो नियोजन के अभाव में। किसके अभाव में? नियोजन के अभाव में। नियंत्रण कार्य करता है मार्गदर्शक का। नियंत्रण किसका कार्य करता है? मार्गदर्शक का। नियंत्रण का कार्य प्रत्यक्ष संबंधित होता है समग्र वित्त और उत्पादन से। नियंत्रण का कार्य प्रत्यक्ष संबंधित होता है समग्र वित्त और उत्पादन से। प्रबंध में नियंत्रण की भूमिका अनिवार्य होती है। जब उपक्रम का आकार बढ़ता है, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होगी और कार्य पद्धतियां जटिल होने लगेंगी। प्रबंध में नियंत्रण की भूमिका अनिवार्य होती है। जब उपक्रम का आकार बढ़ता है, कर्मचारी की संख्या में वृद्धि होगी और कार्य पद्धतियां जटिल होने लगती हैं। नियंत्रण का संबंध व्यक्तियों से ना होकर किनसे है? तो परिणामों से है। नियंत्रण का संबंध किससे है? परिणामों से है। नियंत्रण का दायित्व किनका होता है? उच्च प्रशासनिक एवं प्रबंध अधिकारियों का। किसका होता है? उच्च प्रशासनिक और प्रबंध अधिकारियों का। नियंत्रण दायित्व का हस्तांतरण विशेषज्ञों एवं अधीनस्थों को नहीं दिया जा सकता। यह कथन सत्य है या असत्य? आप लोग खुद समझिए। नियंत्रण का दायित्व का जो हस्तांतरण है वो विशेषज्ञों और अधीनस्थों को नहीं दिया जा सकता। यह सत्य है असत्य? ये सत्य बात है। देखिए, जो निर्णय लेना है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बाकी जो अधीनस्थ होते हैं या जो इनके लिए दायित्व हस्तांतरण किया जाता है अपने नीचे वालों के लिए, उनका काम तो कार्य को दोहराना होता है या कार्य को शुरुआत करनी होती है। पर नियंत्रण का दायित्व तो हम नहीं दे सकते। वो काम तो ऊपर वाले विशेष बुद्धि और विवेक वाले व्यक्तियों के पास ही होता है। अगर आप देखेंगे ना, तो अगर एक लाइन पे ही चर्चा की जाए तो 1 से 2 घंटा निकल सकता है, क्योंकि हर एक लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है। और थ्योरी की क्लास में अपन यही करेंगे, वहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल ही लग रहे होंगे और आप लोगों के रिवीजन भी हो रहा होगा। जहां मानवीय व्यवहार एक महत्वपूर्ण घटक है, वहां नियंत्रण की कार्यवाही प्राय क्या होती है? कठिन। और जो लोग नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करते चलें, थ्योरी क्लास होने वाली है अभी। नियंत्रण पद्धति को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? बाहर परिवर्तनों के कारण। बाह्य परिवर्तनों के कारण नियंत्रण पद्धति को, ये बाहर नहीं है, ये मतलब बाहर परिवर्तनों के कारण, जो बाहर के परिवर्तन होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं बाह्य परिवर्तनों के कारण, बाहर के परिवर्तन के कारण नियंत्रण पद्धति को सफलतापूर्वक हम लागू नहीं कर सकते। वास्तव में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है जो योजनाओं के अनुसार कार्य को निष्पादन को संभव बनाता है। वास्तव में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है जो योजनाओं के अनुसार कार्य को और निष्पादन को संभव बनाता है। प्रबंध के कार्यों की दृष्टि से कौन सा क्रम है? प्रबंध के अगर कार्यों की दृष्टि से देखा जाए तो क्रम क्या है? क्रम से संबंधित प्रश्न भी काफी आते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। पहले नियोजन, फिर संगठन, फिर समन्वय और फिर नियंत्रण। क्या क्या हो गया? नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण। चाहे तो इसको ट्रिक से भी याद कर लें, लेकिन 4 चीजों के लिए क्या ट्रिक होती है यार, ना इतना तो हमारा दिमाग ही कैप्चर कर लेता है इनको। चलिए, किसी का लक्ष्य वास्तविक और वांछित परिणामों के बीच अंतराल का पता लगाना और उस खाई को पटाना होता है नियंत्रण का। किसका लक्ष्य? वास्तविक और वांछित परिणामों के बीच अंतराल का पता लगाना और उस खाई को पटाना होता है, तो नियंत्रण का। किसका होता है दोस्तों? नियंत्रण का। नियंत्रण का। विदेशी कंपनियों की क्या विशेषताएं होती है? अब कंपनियों से संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। चलिए, इनको बहुत अच्छे से कर लेना, सीधा एक एक नंबर के प्रश्न आ जाएंगे, बिल्कुल
खटाक से 1 नंबर आपके उसमें ऐड हो जाएगा। विदेश कंपनियों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो जिनका निगमन भारत से बाहर दूसरे देशों की विधि के अंतर्गत हुआ हो वही विदेशी कंपनियां कहलाएंगी। जिनका निगमन निगमन भारत से बाहर दूसरे देशों की विधि के अनुरूप हुआ हो। क्लियर। अब देखिए दूसरा है विदेशी कंपनी किस प्रावधान के अंतर्गत आती हैं? धारा 592 और 602। याद रखना दोनों धाराएं महत्वपूर्ण है, 592 और 602। धारा 592 से 602 एवं 156 के अलावा कुछ और धाराओं को विदेशी कंपनियों पर लागू किया गया है। उनमें से कौन कौन सी धाराएं हैं? अच्छे से रट लेना भैया। 209, 233, 234 और 246 कौन कौन सी हैं? 209, 209, 233, 234, 246, 592, 602 तो हैं ही। इनको कैसे याद कर लेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं? तो देखिए जैसे आपको मोबाइल नंबर याद हो जाता है ना, वैसे याद रखना। जैसे मान लीजिए 209, 233, 234, 246 है, एक रिकॉर्डिंग कर लीजिए 209, 233, 234, 246 अपने मोबाइल में कर लीजिए, सुनिए इसको 10 से 12 बार, अपने आप याद हो जाएगा। सार्वजनिक प्रन्यास नियुक्त करना एवं कंपनी अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाना किन धाराओं का प्रावधान है? तो 153 का और 642 का। 153 का और 642 का। आप लोगों में कोई कंपनी खोलना चाहे तो नियमों को अच्छे से पढ़ ले। कंपनी विधानमंडल का निर्माण कंपनी संशोधन अधिनियम के अधीन किया गया है। यह अधिनियम पारित हुआ था 1963 को। कब हुआ था? 1963 को। ठीक है। कंपनी विधानमंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय सरकार। कंपनी विधानमंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सरकार। कंपनी विधि मंत्रणा समिति का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सरकार एवं कंपनी विधानमंडल दोनों के द्वारा भेजे गए मामलों में सलाह देना। कंपनी विधि मंत्रणा समिति का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सरकार एवं कंपनी विधानमंडल के द्वारा भेजे गए मामलों में सलाह देना। भारत में व्यवसाय पर नियंत्रण रखने तथा व्यवसाय क्रियाओं का नियमन करने के लिए विस्तृत एवं प्रभावी प्रावधान क्या है? भारतीय कंपनी अधिनियम। क्या है? भारतीय कंपनी अधिनियम। कंपनियों के निगमन एवं पंजीयन के लिए एक अधिकृत प्रशासकीय प्राधिकरण माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो रजिस्ट्रार। क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार। व्यवसाय प्रारंभ पत्र प्राप्ति के बाद कौन सी कंपनियां अपना व्यापार आरंभ कर सकती हैं? निजी कंपनियां। व्यवसाय प्रारंभ पत्र प्राप्ति के बाद कौन सी कंपनियां अपना व्यापार आरंभ कर सकती हैं? तो निजी कंपनियां। क्लियर। कौन करेंगे? निजी कंपनियां। कंपनी अधिनियम के अधीन मुख्यतः कितनी कंपनियां बनाई जा सकती हैं? कंपनी अधिनियम के तहत 2 कंपनी कितनी बना सकते हैं? 2 कंपनियां बना सकते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी उस तिथि से जब वह सार्वजनिक बन गई थी इस आशय की सूचना 3 माह में रजिस्ट्रार को देगी? तो धारा 43। धारा 43(2) के अंतर्गत, 43(2) के अंतर्गत। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक सार्वजनिक कंपनी को किस धारा की व्यवस्थाओं का पालन करना आवश्यक है? धारा 149 या 149। क्या था प्रश्न? व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जब भी आप नया करेंगे तो एक सार्वजनिक कंपनी को किस धारा की व्यवस्थाओं का पालन करना होगा? धारा 149। फिर दूसरे बार में यही वाला प्रश्न आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार भी पढ़ लीजिए। पानी की तरह बनिए, समस्याओं को मत गिनिए, जहां भी जैसी भी सुविधा मिले वहां पर जाइए। अगर समस्याएं आ रही हैं तो भी वहां से निकलने का प्रयास करिए। पानी कभी शिकायत करता है? कभी नहीं करता, उसको जगह मिलती है वो निकल जाता है वहां से। उसी की तरह बनिए। अगर 2 बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार पढ़ लीजिए। चलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 65 के अनुसार पूरे विवरण में मिथ्या कथन किसे माना जाता है? कंपनी अधिनियम की धारा जो 65 है उसमें पूरे विवरण में मिथ्या कथन किसको माना जाएगा? जब कथन भैया भ्रामक हो, कोई तथ्य उसमें छूट गया हो, किसी रिपोर्ट में गलत वर्णन हो, तब। कंपनी अधिनियम की धारा 65 के अनुसार पूरे विवरण में मिथ्या कथन किसे माना जाता है? कथन जब भ्रामक हो, कोई तथ्य छूट गया हो या किसी रिपोर्ट में गलत वर्णन हो। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अनुसार विधिमंडल की पूर्व अनुमति के बिना अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जा सकता? तो धारा 79। कौन सी धारा? 79। कंपनी अधिनियम की धारा 94(1) के अंतर्गत क्या प्रावधान है? अंश पूंजी में परिवर्तन का। कंपनी अधिनियम की धारा
94(1) के अंतर्गत क्या प्रावधान है? अंश पूंजी में परिवर्तन का। कंपनी के जीवन काल में एक बार बुलाई जाने वाली सभा क्या है? वैधानिक सभा। कंपनी के जीवन काल में एक बार बुलाई जाने वाली सभा क्या है? वैधानिक सभा। कंपनी के द्वारा यदि वैधानिक सभा को नहीं बुलाया गया हो तो क्या हो जाता है? कंपनी का समापन। वैधानिक सभा को नहीं बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंपनी का समापन। कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन एक निजी एवं सार्वजनिक कंपनी में कम से कम संचालक होने चाहिए, क्रमशः 2 और 3। मतलब उसमें संचालक कितने होने चाहिए? 2 और 3, तभी अच्छे से चल पाएगी। कंपनी अधिनियम की धारा 232 और 234 तक के प्रावधान क्या व्यवस्था करते हैं? कंपनी अन्वेषण और जांच की। 232 और 234 याद रखिएगा किससे संबंधित है? अन्वेषण और जांच। आप तो 232 234 याद रखिएगा, अन्वेषण और जांच को दिमाग में रख लीजिएगा तो तुरंत ही 232 और 234 आपको याद आ जाएंगे। पर वो आएंगे तभी जब आप इनको बार बार पढ़ोगे या फिर किसी ट्रिक से आप याद कर लो। ट्रिक से भी याद करने में होता क्या है, जब हम ट्रिक से किसी चीज को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसमें जोर लगाता है, इसलिए हमें ट्रिक से वो याद हो जाता है। आप नॉर्मल भी जोर लगाएंगे तो भी आपको वो याद हो जाएगा। कंपनी अधिनियम की धारा 425 से 560 तक में क्या प्रावधान है? कंपनी समापन से संबंधित। किससे संबंधित है? कंपनी समापन से संबंधित। संचालक मंडल की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने एवं अन्य पक्षों के हितार्थ केंद्रीय सरकार संचालन नियुक्त करती है आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार। व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था वह कौन थे? डब्ल्यू टेलर। अगर ये ऐसे आ जाए तो गलत तो नहीं कर दोगे ना, मैं काफी बार बताता हूं, डब्ल्यू टेलर यही है। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रश्न एक बार आ चुका है, फिर से पढ़ लीजिए। ओलिवर शेल्डन के द्वारा। किसके द्वारा? ओलिवर शेल्डन के द्वारा। ठीक है। नीति निर्धारण किसकी कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है? नियोजन का। नीति निर्धारण किसकी कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है? तो नियोजन का। प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। प्रबंध का नियोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। बाकी जो नीचे वाले प्रबंध होते हैं वो क्या करते हैं? पालन करते हैं ऊपर के दिए गए नियमों का। निम्नांकित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंत नहीं है? उद्देश्य तथा अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण। निम्नांकित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंत नहीं है? अब यहां निम्नांकित तो है नहीं है, लेकिन कौन नहीं है? तो उद्देश्य तथा अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण। उद्देश्य तथा अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण। आदेश की एकता सिद्धांत का क्या अर्थ है? रेखा अधिकारी द्वारा निर्देशित। रेखा अधिकारी के द्वारा निर्देशित आदेश की एकता का सिद्धांत है। प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। किसके द्वारा? उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। संगठन के क्रियात्मक स्वरूप को सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा। टेलर साहब फिर से आ गए। डब्ल्यू टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा। यहाँ मैं डब्ल्यू लिख दूं, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि यहाँ का डब्ल्यू कहाँ चला गया है ना। वैसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं। संगठन के प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? रेखा संगठन। संगठन का यदि प्राचीनतम स्वरूप आ जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, संगठन का जो प्राचीनतम स्वरूप है वह कौन सा है? तो रेखा संगठन। ठीक है। प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य है विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य। विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य। चलिए दोस्तों, तो आज वाली जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। इसके बाद हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। इस क्लास को मैं फिर से बता दूं कि इसमें हमने क्या क्या देखा था। इसमें हमने धाराओं से संबंधित, थोड़ा नेताजी से संबंधित, थोड़ा शैलियों से संबंधित और थोड़ा संगठन से संबंधित क्वेश्चनों को देखा। फिर से बताता हूँ कि अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ ही जाएं, क्योंकि PDF की आवश्यकता तो आप लोगों को पड़ेगी ही, बिना उसके काम होता नहीं है। तो क्लास चालू होने से पहले PDF डल जाती है और क्लास चालू खत्म हो जाने के बाद हम उसमें PDF डाल देते हैं, ताकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी वो मिल जाए। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं